Hello students, welcome to class 11th and today we will start our second chapter. The name of the chapter is लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है, देखिए ये स्थित कहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। यह प्रदेश आजकल अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो इराक जो गणराज्य है इसका हिस्सा है, यानी कि ईरान इराक आपने देखा है, पाकिस्तान से आगे अफ़गानिस्तान, उसके बाद जो ये इलाका आता है। तो इस क्षेत्र में जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, वहाँ पर हमें ये जो सभ्यता की जो खोज हुई है। तो देखिए ये जो सभ्यता है ये एक उच्च कोटि की सभ्यता मानी जाती है। किस वजह से? क्योंकि ये जो है एक शहरी सभ्यता मानी गई है। शहरी जीवन की जो शुरुआत है इसी सभ्यता से होती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य और गणित खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए बेटा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो खोज हुई है ये जो है बहुत उच्च कोटि की सभ्यता है। किस वजह से मानी गई है? क्योंकि देखिए ये जो सभ्यता थी संपन्न थी, यानी कि इस समय तक जो है लोग जो है धन धान्य से संपन्न, यानी एक मतलब एक जो उनकी जीवन शैली थी वो बहुत एक अलग तरीके की थी, यानी कि मतलब बहुत सभ्य लोग और जो है धन धान्य से परिपूर्ण लोग जो है इस सभ्यता में रहते थे। शहरी जीवन यानी कि इनका देखिए ग्रामीण जीवन नहीं, शहरी एक उच्च कोटि की जो सभ्यता थी ये। और विशाल एवं समृद्ध साहित्य था, यानी कि उस समय क्या हो गया था, देखिए जो है भाषा का ज्ञान हो गया था लोगों को, ठीक है ना। लोगों ने भाषा के ज्ञान के बाद क्या साहित्य की रचना शुरू कर दी थी। तो हमें जो है एक विशाल और समृद्ध साहित्य की प्राप्ति हुई है। और उसी समय जो है गणित, जैसे लोगों को जो है गणित का भी ज्ञान हो गया था, खगोल विद्या, तारों की भाषा भी है ना, जो लोग हैं समझने लग गए थे। तो देखिए आप इन सभी चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कितनी जो है संपन्न और उच्च कोटि की थी। इसके बाद देखिए बच्चों, मेसोपोटामिया जो शब्द है, सबसे पहले इसका अर्थ देखिए आप। मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा का जो शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। एक है मेसोस यानी कि मध्य, और पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर बना हुआ। अब ये देखिए, यानी कि दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है, ये दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है ये, इस वजह से इसका नाम जो है मेसोपोटामिया शब्द जो है इसका नाम रखा गया। ये दजला नदियाँ जो दजला और फरात नदियाँ हैं इनके बीच का जो उपजाऊ भूमि थी उसमें मतलब ये क्षेत्र पाया गया है। इसके बाद देखिए मेसोपोटामिया की जो भाषा है, हम भाषा के बारे में देखते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले जो है सुमेरियन भाषा का विकास हुआ, इसके बाद अकदी भाषा आई और उसके बाद में जो है अरामाइक भाषा फली फूली। तो देखिए तीन भाषाएं जो हैं विकसित हुई इस समय में। देखिए मेसोपोटामिया के बारे में देखिए हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी कि हाँ मेसोपोटामिया जो सभ्यता खोजी गई है उसकी जानकारी के स्रोत हमें कैसे मिलते हैं। तो देखिए उस समय की जो इमारतें हैं प्राप्त हुई हैं, मूर्तियाँ, कब्रें, यानी कि देखिए कब्र जो किस प्रकार की जो उस समय जो है किस प्रकार की परंपरा थी, जो शव हैं शवों को जलाने की थी या जैसे दफनाने की थी, इस बात का पता लगता है। लोग मतलब किस प्रकार के जो है पहनावे जैसे आभूषण वगैरह क्या किस प्रकार का वो डालना पसंद करते थे। औजार देखिए पत्थर के बनाए जाते थे या किसी धातु के बनाए जाते थे, ये हमें जानकारी मिलती है। और उस समय जो है मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। और आपको पता है कि उस समय तक जो है कागज़ का आविष्कार न होने के कारण जो मिट्टी की पट्टिकाएँ, यानी कि मिट्टी से जो है जिस तरह से एक कागज़ होता है प्लेन समतल, इसी तरह जो है मिट्टी की पट्टियाँ बनाई जाती थी जिन पर जो है लिखा जाता था। और इन दस्तावेज़ों को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रूप से रखा गया है, तभी ये हमें आज वर्तमान में जो है प्राप्त हुई हैं।
देखिए बच्चों, जो ये एक उच्च कोटि की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, यानी कि ये किस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक जो है स्थित है, कहाँ हमें प्राप्त हुई है, किस प्रकार की जो इनका ये जो क्षेत्र है किस प्रकार का था और किस प्रकार की जो विशेषताएं थी वो हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए जो मेसोपोटामिया की जो धरती थी वो अब अगर हम वर्तमान में देखें तो इराक जो है, इराक का जो इलाका है ये उसी जगह की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके जो पूर्वोत्तर में, पूर्व उत्तर यानी देखिए उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसके पूर्वोत्तर भाग में जो है हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैलते गए। तो देखिए ये जो है ऊंचे ऊंचे मैदान हैं और जो है ये देखिए पर्वत श्रृंखलाओं पे जैसे मतलब जो वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब अगर दूर तक देखें तो ये जो एरिया है पूरा हरा भरा है। साथ ही यहाँ जो है स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी हैं और यहाँ जो है अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। मैंने आपको बताया पहले भी कि ये जो क्षेत्र है ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र है और जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उससे बना हुआ क्षेत्र है। तो ये जो नदियां हैं जलोढ़ जो मृदा लेके आती हैं, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये जो क्षेत्र है इस प्रकार की मृदा से बने और ऊपर से जो है वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से जो है ये उपजाऊ क्षेत्र भी है और फसलें बहुत उच्च कोटि की जो है वो होती थी। तो यहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हो गई थी। देखिए हमें जो है ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर जो है खेती की जाती थी। उत्तर में जो है ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपिस घास के जो मैदान है, उत्तर देखिए उत्तर वहाँ पर घास के मैदान हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची घास है। पशुपालन के लिए ये जो है स्थिति जो है अनुकूल है, यानी कि यहाँ पर पशुपालन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। यहाँ देखिए पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक जो है अच्छा साधन था, क्योंकि स्टेपिस घास के मैदान थे और काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, तो यहाँ पे खेती करना इतना आसान नहीं था जितना आसान पशुपालन था। सर्दियों की जो वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास से अपना भरण पोषण करती थी। तो देखिए सर्दियों में जो है इस क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है ठंड होती थी और ठंड होने के बाद जैसी गर्मियाँ आती थी तो गर्मियाँ में वो बर्फ़ पिघलने के बाद जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ जो घास फूस जो उगती है उससे जो है वहाँ के जो जीव जंतु हैं जैसे जो पालतू जानवर हैं उनका भरण पोषण होता था। पूर्व में जो दजला नदी है, दजला की जो सहायक नदियाँ थी, ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। देखिए नदियाँ हैं जो नदियों में नाव के माध्यम से, जो नौका के माध्यम से ये जो परिवहन का एक अच्छा संसाधन बनी। तो इसके बाद देखिए दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। तो देखिए ये जो बहुत ही मुख्य हिस्सा था जहाँ पर नगरों का विकास हुआ और जहाँ पर लेखन प्रणाली यानी कि लोग जो थे उन्होंने जो है लिखना, जैसे साहित्य की रचना आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि साहित्य की रचना यानी कि अपने अनुभवों को लिखना या मतलब जैसे उस समय के इतिहास की जानकारी देना, तो लिखित जो आपको बताया था अभी जो मिट्टी की पट्टिकाएं हैं उन पर जो है इंकित मिली हैं। तो उस समय जो है लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए जो भरण पोषण के अवसर बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि नगर बसे हुए थे इन रेगिस्तानों में और जो है लोग आसानी से जो है नगरों में कामकाज करके जो है अपना भरण पोषण अच्छी प्रकार से कर लेते थे। तो बच्चों इतना आपको ये जो मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।